लेट्स स्टार्ट। हमारा काइनेमेटिक्स में अभी वेक्टर का कंसेप्ट चल रहा है। इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और उसके साथ कई क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा ही मैं एक दो क्वेश्चन से पहले शुरुआत कर रहा हूँ, फिर नया टॉपिक लूंगा। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन two equal vectors such that their resultant vector is also of same magnitude. हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स, यानी दो हमें वेक्टर इक्वल दे रखे हैं तो हम P इक्वल टू Q कह देंगे। इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से है। और फिर क्या कह रहा है, रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का हो, तो रिजल्टेंट R से डिनोट करते हैं। तो ये भी किसके इक्वल है, P या Q के। यहाँ मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। और मुझसे पूछा क्या है, एंगल पूछा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लगा दें कि भाई एज आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ बाई चांस सिंबल PQ ले लिए थे तो मैंने फॉर्मूला PQ के टर्म में लिख दिया। वही ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ वाला हमारा फॉर्मूला है। अब ठीक है, तो R की जगह भी P रख दिया हमने, P की जगह P रहेगा, Q की जगह P रहेगा, 2PP कॉस थीटा। एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 इक्वल टू बाकी में से P स्क्वायर गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 और ये वैल्यू होती है 120 डिग्री पर। 120 को हम 2π/3 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि जब एंगल हमारा 120 डिग्री या 2π/3 होगा तब जाके दो इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतनी ही वैल्यू का होगा। इज दैट ओके? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? नाउ टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। What should be the angle between two given vectors P plus Q and P minus Q? अब ध्यान देना, एक वेक्टर P plus Q है, दूसरा वेक्टर P minus Q है, such that their resultant vector has a magnitude of √ 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दिखने में अजीब सा हो सकता है बट ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ हों। हमें एक वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड P प्लस Q है, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड P माइनस Q है। तो हम इनको नाम दे देंगे, लेट A इक्वल टू P प्लस Q
b इक्वल टू p माइनस क्यू, और गिवन है ये वैल्यू रिजल्टेंट है, तो इसको r कह दिया √3p² प्लस q²। हमसे कह रहा है जी थीटा निकालो, हमसे क्या निकालने को कह रहा है, एंगल। व्हाट शुड बी दी एंगल, ये हमसे पूछा है। तो अपने फॉर्मूले को लगा दें, एज r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान देना, अपनी जरूरत के हिसाब से हमने यहाँ ए और बी के टर्म में कर दिया, ऊपर जरूरत के हिसाब से पी और क्यू में कह दिया। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आर की वैल्यू ये रख दी, स्क्वायर करना है तो अंडर रूट हट जाएगा, 3p² प्लस q², ए यानी p प्लस क्यू का स्क्वायर, बी p माइनस क्यू का स्क्वायर, 2p प्लस क्यू, p माइनस क्यू कॉस थीटा। ये आर, ए और बी की वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रहेगी, p प्लस क्यू होल स्क्वायर यानी p² प्लस q² प्लस 2pq, ये हो गया p माइनस क्यू का स्क्वायर, p² प्लस q² माइनस 2pq। और यहाँ पर बेटा जी p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू को p² माइनस q² लिखेंगे, और साथ में cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अब गौर से देखें, ये प्लस का 2pq और ये माइनस का 2pq कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक p² यहाँ पर है और एक p² यहाँ पर है, तो 2p², ऐसे ही 2q², और यहाँ बचा 2p² माइनस q² कॉस थीटा। तो ये हो गया इधर 3p² प्लस q²। इन दोनों टर्म को मैं इधर लेके आऊँ तो 3p² में से 2p² जाएगा तो बचेगा p², 2q² इधर नेगेटिव होगा और इधर एक पॉजिटिव है तो माइनस का q² बचेगा। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p² माइनस q² कॉस थीटा। अब ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा 1/2 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो हमें ध्यान में आएगा 60 डिग्री होता है, जिसको लिखते हैं π/3 या 60 डिग्री। सो दैट इज आवर आंसर। बताइए बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? सर आ गया समझ में। चलो वेरी गुड है। यस सर आ गया। अब मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आप उसको बाद में सॉल्व करेंगे, मैं अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। What should be the angle between two vectors of magnitude p plus q and p minus q? ये मैंने पहले की तरह ले लिया, such that their resultant is √p² plus 3q²।
अब देखना मैंने मैग्नीट्यूड बदल दिया पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में बाकी चीज़ें सेम थी, लेकिन मैग्नीट्यूड था √3p² प्लस q²। यहाँ पे p² प्लस 3q² का अंडर रूट है। मेथड सेम रहेगा, रिजल्ट अलग आएगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, थोड़ा सा सिलेबस भी आगे बढ़ाएं, टॉपिक भी नए नए सीखेंगे। इट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब टुकड़े करना, पीस में डिवाइड करना। अब ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है टिपिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इस चीज को समझाने के लिए, वो है हमारा वॉक। हम वॉक किस तरीके से करते हैं, यदि हम गौर से इस चीज को समझें तो उसके पीछे बहुत सारी फिजिक्स लगी हुई है। वॉक करने के पीछे काफी सारी फिजिक्स लगी हुई है। जरा गौर से जो मैं बात बता रहा हूं उसको समझिएगा और मन में दोहराइए, तभी आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। क्या अपना पैर सीधे रख के हम चल सकते हैं, या हमें पैर को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है आगे या पीछे? करना पड़ता है सर। करना पड़ता है। कभी भी पैर को हम सीधे परपेंडिकुलर टू द अर्थ रख के नहीं चल सकते। इसका मतलब क्या है, मैं इस चीज को यदि डायग्राम से लेने की कोशिश करूं, ये अर्थ हो गई, हमें अपने पैर को या तो ऐसे पीछे की ओर करना पड़ेगा या ऐसे आगे की ओर रखना पड़ेगा। दो ही तरीके चलने के होते हैं। ये वाला तरीका हम यूज करते हैं रनिंग में, और ये वाला तरीका यूज करते हैं वॉक में। रनिंग में पीछे की ओर धक्का देके आगे बढ़ते हैं, और जब चलना होता है तो अपना एक पैर उठा के आगे की ओर रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से वॉक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरीके से रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कारण हैं जिसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि हम ये मेथड यूज करते हैं। तो हम इस मेथड को क्यों यूज करते हैं और क्या हमें इसका बेनिफिट मिलता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मैं जरा एक छोटा सा और एग्जांपल समझाता हूं आपको। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स की फ्लाइंग वो भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। कई बार इस कंसेप्ट को हम और आगे बढ़ा के कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी कह देते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ये दोनों कंसेप्ट एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन उल्टा मेथड लेते हैं। ये टुकड़ों में डिवाइड करता है और ये उसको कंबाइन करता है, लेकिन हैं दोनों एक ही चीजें, लेकिन एक्सप्लेनेशन का वे अलग है। तो ये तो हमने ह्यूमन के सेंस में लिया था, अब मैं एक सेंस ले रहा हूं बर्ड्स का, कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं। अब लेट से ये एक बर्ड है, इसको आगे की ओर जाना है, तो आप देखते होगे वो अपने विंग्स को इस तरीके से पीछे की ओर पुश करती है, ऐसा करती है। कभी नोटिस करा है आपने? ऐसा क्यों कर रही है कि जब ये विंग्स को इस तरीके से पीछे की ओर पुश करती है तो एक इस तरीके से इधर की ओर और इस वाली साइड से इधर की ओर फोर्स लगता है। ये दो फोर्स लग रहे हैं उसके। ये फोर्स सेम वैल्यू के भी हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू के भी हो सकते हैं। अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां आएगा, इन दोनों के बीच में से। अब
जब हम किसी चीज़ को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो एक रिएक्शन आगे की ओर होती है, तो वो रिएक्शन कहाँ मिल जाएगी उसको? यहाँ मिल जाएगी आगे की ओर। तो बर्ड कहाँ फ्लाई कर जाएगी? आगे की ओर फ्लाई कर जाएगी। तो ये तरीका होता है कि जिस तरीके से बर्ड्स आपकी फ्लाई करती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने वेक्टर्स को कंबाइन करा हुआ है, तो हम इसे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कह देते हैं। और इस तरीके में हम वेक्टर को टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, तो इसको कह देते हैं हम रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है ज़रा गौर से समझना। इस डायग्राम को कंप्लीट करूँ फिर डेफिनेशन बताता हूँ। आपको चलना है तो आपने क्या करा, यहाँ पर फोर्स लगाया। लेट से आपका एंगल वर्टिकल से थीटा है, फोर्स है एफ, तो ये फोर्स इधर की ओर आ जाएगा तो भी एंगल थीटा रहेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और ये इधर एंगल होगा थीटा, नॉट हियर। तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। कैसे मैंने एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा लिख दिए, तो आपको पिछली 1 या 2 क्लास में मैंने बताया था कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है। यहाँ की जगह हम यहाँ से भी देख सकते हैं, एंगल के साथ ये एंगल है तो एंगल के साथ इसका कंपोनेंट यहाँ क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर करें हम, ये हमने थीटा एंगल लिया तो इधर की ओर नीचे की ओर बनेगा क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन नीचे है। यहाँ कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। अब ये दोनों कंपोनेंट क्या काम करेंगे यहाँ पे, इस पे हम गौर से सुनेंगे समझेंगे। इन दोनों ही सिचुएशन में एफ कॉस थीटा वो बैलेंस करने का काम करेगा, हमें बैलेंस करने का काम करने वाला फोर्स होगा एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा ये इधर वाला, ये हमें आगे चलने में हेल्प करेगा। यानी हमें फॉरवर्ड मूवमेंट में जो हेल्प करेगा, आगे बढ़ने में जो हेल्प करेगा, वो फोर्स है एफ साइन थीटा। और हम खड़े रहें, गिरे नहीं, ये काम कौन देखेगा, एफ कॉस थीटा। तो इस तरीके से यहां हमने वेक्टर्स को ब्रेक करा, तो इसलिए इसको नाम दे दिया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ वेक्टर्स को कंबाइन करा तो हमने इसको नाम दे दिया कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन दोनों ही मेथड वेक्टर्स के बेसिस पर मूवमेंट को या मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑल टुगेदर फाइनली वो एक ही चीज़ हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग डील कर रहे हैं, तो वो अलग अलग हमें दिख रहे हैं। बताइए बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं या नहीं, और दिक्कत है तो कहाँ पर है, जरा एक बार मुझे बताओ। हाँ जी, इज इट क्लियर? डेफिनेशंस, डिवाइडिंग या रिजॉल्विंग ए वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर directions is known as resolution of vectors।
इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, जो हमने ये काम करा था। अब कंपोजिशन की डेफिनेशन तो वहां बताया था, उनको कंबाइन कर रहे हैं, यही फर्क है। कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स combining two or more vectors to get a resultant vector is known as composition of vectors। composition ऑफ वेक्टर्स, ये हो गई कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन। बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट? एक फटाफट छोटा सा और कंसेप्ट ले रहा हूं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी सारी चीजें जो भी वहां आ रहे हैं वो सब एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ऑर्थोगोनल। यदि हमने दो एक्सिस ले रखी हैं एक्स और वाई, तो ये अपने आप में ऑर्थोगोनल है, और हमने यदि जेड भी इंक्लूड कर ली तो वो भी ऑर्थोगोनल है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो जरा इस कंसेप्ट के हिसाब से चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस लेके ही बताऊंगा, जेड एक्सिस का कंपोनेंट बाद में इंक्लूड करूंगा इसमें। और एक्सिस लेते भी क्यों हैं, कैसे लेते हैं, इसका भी एक तरीका है, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब मान के चल रहा हूं मैं, एक थोड़ा सा डायग्राम में इसमें बाद में आऊंगा अलग से, कि कोई भी वेक्टर मुझे ये दे दिया आर, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब मुझे इसका यूज करना है कहीं पर कैलकुलेशन पर्पस से, तो मैं इसका यूज किस तरीके से करूं? तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए मुझे मैथमेटिकली मेथड्स पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर के टेल पे एक्सिस ले लेते हैं अपनी। लेट से मैंने दो एक्सिस ले ली यहां से, एक्स और वाई। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि ऑर्थोगोनल एक्सिस होनी चाहिए। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इन दोनों डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएंगे या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से यदि ये एंगल थीटा हमें पता है, तो मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इधर आर कॉस थीटा होगा, और इधर या इधर की ओर मार्क करूं तो वो होगा आर साइन थीटा। आपको पहले क्लासेस में बताया गया था कि इधर की ओर यूनिट वेक्टर आई और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे लेते हैं हम। तो हम यहां पर इसको किस तरीके से लिख पाएं इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के टर्म में। तो ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा तो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कहलाएंगे। लेकिन वेक्टर कैसे लिखा जाए? माना मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, वेक्टर ओ बी
ध्यान देना, इसका मैग्नीट्यूड है आर कॉस थीटा और डायरेक्शन है आई। मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा, डायरेक्शन आई। तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा आर कॉस थीटा आई, वेक्टर मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा। आपको मैं बता रहा था कि वेक्टर ओ बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा और आई। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इस वैल्यू को हम एक्स कह सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि मैंने एक्स कॉमा वाई लिए तो ये वैल्यू एक्स के इक्वल भी होगी। तो हम वेक्टर ओ बी को आर कॉस थीटा आई यानी कि एक्स आई भी कह सकते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिस्टेंस वाई होगा, तो वेक्टर ओ सी को आर साइन थीटा जे यानी कि वाई जे भी कह सकते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से हम देखें तो ये जो ओ है, ये ओ है, इसका डायगोनल है कॉमन पॉइंट से जाने वाला। तो जो कल हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी इन वेक्टर टर्म्स। ओ बी की वैल्यू मैंने पहले एक्स आई लिखी, ओ सी की वाई जे यानी कार्टेशियन के टर्म में लिख दी है। ये हो गई इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और फिर हमने जब आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रखा तो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। इनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनका स्पेशल नाम है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी।